आइए आज हम लोग एंजियोस्पर्म से स्टडी करेंगे। जिम्नोस्पर्म तक कर लिया था। तो एंजियोस्पर्म का मतलब है आवृत बीजी पौधे। हिंदी में अगर देखा जाए, आवृत का बीजी का मतलब जिसमें बीज बनते हैं, उनके ऊपर कवरिंग भी होती है, यानी फल होते हैं। जैसे आम देखिए, आम के अंदर गुठली होती है, उसके अंदर जो है उसका फल होता है जिसको हम खाते हैं। तो आम एक फल है, फ्रूट जिसको बोलते हैं। तो इसमें दो प्रकार के आ जाएंगे, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री का मतलब जैसे गेहूं और धान, इसके अंदर एक ही बीज होता है। और द्विबीजपत्री का मतलब जैसे अरहर, चना, मटर, इसमें जो है तोड़ेंगे अगर उसको तो दो बीज निकलते हैं। तो एंजियोस्पर्म के अंदर हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के बारे में। पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म हमारे पुष्पी पादप भी हैं, इनमें फूल लगते हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें परागकण यानी पोलन ग्रेन तथा बीजांड यानी ओव्यूल विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे हम पुष्प यानी फ्लावर कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होता है। जबकि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें ओव्यूल नैक्ड होता है। अनावृत का मतलब किसी आवरण से ढका नहीं होता, यानी नैक्ड मतलब नंगा होता है, कुछ भी नहीं उसके बाहर होता। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप हैं जिनमें बीज फलों के भीतर होते हैं। अभी हमने बताया था। तो एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिसमें जो बीज होता है वो फलों के भीतर होते हैं। इन पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है, यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। तो सबसे बड़ा वर्ग हमारा एंजियोस्पर्म है। इनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है। इनकी माप सूक्ष्मदर्शी जीवों वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। तो इसमें छोटे से लेकर के बड़े पेड़ तक आते हैं। इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियां तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये दो वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त है। अभी हमने बताया था कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों इसी में आएंगे। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में दो बीजपत्र के होने, पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास तथा पुष्पों के चतुष्टयी अथवा पंचतयी होने, अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्प चक्र में 4 अथवा 5 सदस्य के होने के आधार पर की जाती है। तो देखिए, एंजियोस्पर्म के बारे में अगर समझें और इनकी पहचान करना हो तो उसने बताया कि ये द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों होते हैं। और द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में दो बीजपत्र के होने, जैसे अभी हमने बताया चना, मटर, इनको तोड़ेंगे तो भीतर दो बीज निकलेंगे। तो दो बीजपत्र मतलब जब पौधा जगता है, उगता है, जर्मिनेट करता है, तो उसमें जब सबसे छोटा होता है तो देखिए उसमें जो तना होता है उसमें दो बीज पत्ते ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, इसीलिए इसको द्विबीजपत्र कहते हैं। गेहूं जब उगेगा, चना, मटर उगेगा तब ऐसा होगा। गेहूं जब उगेगा तो केवल एक ही ऐसे पत्ता निकलेगा उसमें। तो जिसमें दो निकलेंगे तो द्विबीजपत्र होते हैं, जिसमें एक निकलेगा तो एक बीजपत्र। पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास तथा पुष्पों के चतुष्टयी अथवा पंचतयी होने, अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय क्रम में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है। तो इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए, डाइकाटिलेडन तथा मोनोकाटिलेडन। डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक। तो द्विबीजपत्र होंगे या एक बीजपत्र होगा। फिगर 3.5 दिया गया, इसको देखेंगे। कह रहा है द डाइकाटिलेडन आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग 2 कार्टिलेडन। तो डाइकाटिलेडन यानी द्विबीजपत्री पौधा जो है उसको अगर हम पहचाने, उसका
कैरेक्टर बताएं तो सीड में 2 बीज पत्र होते हैं। रेटिकुलेट विनेशन इन लीव, जालिकावत शिराविन्यास जो लिखा हुआ था हिंदी में तो उसका मतलब है रेटिकुलेट विनेशन, इंग्लिश में बोलेंगे। एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर, पौधे में टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, तो 4 या 5 जो है उसमें पत्तियों जैसी संरचना होती है, जैसे गुलाब में पंखुड़ी होती हैं, तो इस प्रकार से, तो उसी को टेट्रामेरस अथवा पेंटामेरस कहते हैं। दैट इज हैविंग 4 or 5 मेंबर्स इन ईच फ्लावर होल्स। तो जो पंखुड़ियों का घेरा होता है, होल्स मतलब घेरा, तो जो पौधे की फूल है उसमें जो पंखुड़ियों का घेरा होता है उसमें 4 या 5 मेंबर होते हैं। The monocotyledons on the other hand are characterized by single cotyledon seed, और जो एक बीज पत्री है उसको अगर कैरेक्टराइज करें तो उसमें एक बीज का पत्ता पाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरी ओर एक बीज पत्री पौधे के बीज में केवल एक बीज पत्र का होना। जो एक बीज पत्री है, जैसे गेहूं है, जब वो उगेगा तो उसमें एक ही बीज पत्र निकलेगा, पत्ता होना। पत्ती में समांतर शिरा विन्यास एवं त्रिटायी पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होना एक बीज पत्र होने के विशेष लक्षण है। तो अगर हम एक बीज पत्री की बात करें, ऊपर तक अंडरलाइन कर लिया था, अब यहां से करेंगे। तो ये अभिलक्षण होंगे कि एक बीज पत्री में क्या है, एक बीज पत्र होगा, समांतर शिरा विन्यास होगा और प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग का होना। तो इसको जो है पुष्प चक्र में 3 उपांग का होना एक बीज पत्र पौधे के विशेष लक्षण है। तो ये सब एक बीज पत्री पौधे के लक्षण है। अब थोड़ा सा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में देखिए कह रहा है, मोनोकाटिलिडन ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल काटिलिडन सीड। जो मोनोकाट एक बीज पत्री है उसमें एक ही बीज पत्र होता है जब वो जर्मिनेट करता है। पैरेलल विनेशन, पैरेलल का मतलब समांतर शिरा विन्यास इन लीव्स, पत्ती में समांतर शिरा विन्यास का मतलब जैसे गेहूं की पत्ती देखी होगी तो लंबी होती है और समांतर होती है, किनारे सब जगह बराबर होते हैं। और जालिकावत शिरा विन्यास का मतलब द्विबीज पत्री में पाया जाता है। और जालिकावत शिरा विन्यास का मतलब जैसे आप आम का पत्ता है, आम के पौधे की पत्ती ले लीजिए, तो उसको अगर सूख जाए तो उसको हल्का हल्का तोड़िए तो उसके अंदर जाली निकलती है, जाल जाल जैसे बुना रहता है, उस पर पत्ती का लेप जैसे होता है, तो इसलिए उसको जालिकावत शिरा विन्यास बोलते हैं। एंड टेट्रामेरस फ्लावर हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल्ड, और इसमें टेट्रामेरस फ्लावर होता है, मतलब 3 चक्र होते हैं, जो फूल में पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं उसकी, जो पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं उनके 3 चक्र होते हैं, तो टेट्रामेरस फ्लावर बोलते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं जबकि एक बीज पत्री में 1 बीज पत्र होता है। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर या लघु बीजाणु पत्र है। जो नर जो है जनन अंग है, इसमें वो क्या है, उसको पुंकेसर बोलते हैं या लघु बीजाणु पत्र, या हिंदी में लघु बीजाणु पत्र बोलते हैं।
देखिए इसमें द मेल सेक्स आर्गन इन ए फ्लावर इज द स्टैमेन। जो मेल सेक्स आर्गन होता है फ्लावर का उसको क्या बोलते हैं? स्टैमेन। हिंदी में क्या बोलेंगे? पुंकेसर या लघु बीजांडपत्र बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक पुंकेसर यानी स्टैमेन में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। तो प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर पुंकेसर होता है। आपने देखा होगा कि फूल के ऊपर एक पतला सा तंतु निकला रहता है, उसके ऊपर कुछ मोटा सा छोटा सा घुंडी जैसे लटका रहता है, तो उसी को परागकोश कहते हैं। तो यहां पर देखें, ईच स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट विद एन अनदर एंथर एट द टिप। परागकोश को एंथर कहते हैं। तो ईच स्टैमेन यानी प्रत्येक परागकण जो है, प्रत्येक पुंकेसर जो है, परागकण नहीं पुंकेसर जो है, वो एक पतले से धागे के रूप में होता है जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। परागकोश को इंग्लिश में एंथर बोलेंगे। परागकोश के अंदर यानी एंथर के अंदर पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर लघु बीजांड बनाती है। तो जो हमारा परागकोश है यानी एंथर है, उसके अंदर पराग मात्र कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजांड बनाती है। द पोलन मदर, विद इन द एंथर यानी परागकोश के अंदर द पोलन मदर सेल, पराग कोश मात्र सेल होती है। डिवाइड बाय मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर विद मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर बनाती है जो परिपक्व होकर के पोलन ग्रेन यानी पराग कण बनते हैं। तो वही है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, पराग मात्र कोश का पोलन स्पोर मदर सेल कह सकते हैं, अभी हमने जो इंग्लिश में पढ़ा। तो ये परिपक्व होकर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी मियोसिस होती है। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्रोमोसोम आधे होंगे, द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है, जो परिपक्व होकर परागकण बनाती है, जो बाद में मैच्योर होकर के पोलन ग्रेन बनती है। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर अथवा अंडप होते हैं। द फीमेल सेक्स आर्गन इन ए फ्लावर इज पिस्टिल बोलते हैं। स्त्री केसर या इंग्लिश में पिस्टिल बोलेंगे। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ए सोलन ओरी एट इट्स बेस। जो पिस्टिल यानी स्त्री केसर होता है उसमें नीचे जो है ऐसे होता है इस तरह। तो ये सोलन मतलब फूला हुआ भाग जो होता है, सोलन ओवरी आर इट्स बेस, इसके बेस में यानी आधार में फूला हुआ भाग होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं यानी अंडप कहते हैं। तो वही देखिए कह रहा है कि पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर अथवा अंडप होते हैं, यानी पिस्टिल होता है अथवा उसी को अंडप कहते हैं। स्त्री केसर में आधार पर फूला हुआ अंडाशय यानी ओरी तथा उससे जुड़ी हुई लंबी पतली वर्टिका यानी स्टाइल होती है।
एवं इसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा होता है। अंडाशय के अंदर अंडप उपस्थित होते हैं। जो अंडाशय होता है यानी ओवरी, उसी में अंडप यानी ओव्यूल उपस्थित होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक अंडाशय में, इन सबको अंडरलाइन करना पड़ेगा, सामान्यतः प्रत्येक अंडाशय में एक गुर बीजाणु मात्र कोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जो अर्धसूत्रण द्वारा यानी फिर मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो वैसा विभाजन होता है, द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुर बीजाणु बनते हैं। जाहिर सी बात है कि जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई तो जो 2n था वो n हो जाएगा। n का मतलब हेप्लॉयड, हेप्लॉयड को ही अंदर में हिंदी में अगुणित कहते हैं, यानी संख्या n हो जाती है क्रोमोसोम की। तो 4 अगुणित गुर बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर बनाती हैं, जिनमें से 3 अविकसित हो जाती हैं। जो 3 होती हैं वो नहीं विकसित होती यानी डेवलप नहीं होती, और एक विभाजित होकर भ्रूण कोष बनाती है, और एक ही विभाजित होती है और विभाजित होकर के क्या बनाती है, भ्रूण कोष। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ सोलेनोरी इन द बेस्ट, ए लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा। जो लंबी होती है उसको वर्तिका तथा ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र या स्टिग्मा बोलते हैं। इनसाइड द ओरी, ओरी के अंदर ओव्यूल आर प्रेजेंट, बीजांड प्रेजेंट होता है, जिसको इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। जनरली ईच ओव्यूल हैज ए मेगा स्पोर। जनरली क्या होता है कि प्रत्येक जो बीजांड है वो जो है मेगा स्पोर रखता है, यानी बृहद बीजांड स्पोर रखता है। ईच ओव्यूल हैज ए मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल का मतलब गुर बीजाणु मात्र कोशिका होती है। मेगा का मतलब बड़ा, तो गुर बीजाणु मात्र कोशिका होती है। डिवाइडेड बाय मियोसिस, और अर्धसूत्री द्वारा विभाजन द्वारा विभाजित होकर के हैज मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब गुर बीजाणु मात्र कोशिका रखती है। दैट अंडर गोज मियोसिस, और अर्धसूत्री द्वारा विभाजन होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, टू फॉर्म 4 हेप्लॉयड मेगा स्पोर, और 4 जो है अगुणित मेगा स्पोर यानी गुर बीजाणु बनते हैं। 3 ऑफ देम डिजेनरेट, 3 नष्ट हो जाते हैं, एंड 1 डिवाइडेड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, और एक जो डेवलप होता है वो विभाजित होकर के एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोष बनाता है। एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोष बनाता है। एक विभाजित होकर के भ्रूण कोष बनाती है। प्रत्येक भ्रूण कोष यानी एम्ब्रियो सैक में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय, अंड समुच्चय को इंग्लिश में एग एपरेटस बोलते हैं, एक अंड कोशिका बीच में होती है तथा 2 सहायक कोशिकाएं यानी सिनर्जिड्स होती हैं। एक बीच में अंड कोशिका रहेगी, उसके अगल बगल 2 ठो हमारी सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स होती हैं। 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं तथा 2 ध्रुव कोशिकाएं होती हैं। 2 पोलर सेल्स होती हैं तथा 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। दूसरे पोल में होती हैं एग एपरेटस, एक्सेल एंड सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल। प्रतिव्यासांत का मतलब एंटीपोडल, ये अपोजिट में होती हैं, अपोजिट पोल में होती हैं, दूसरे ध्रुव में होती हैं। तथा 2 ध्रुव कोशिकाएं यानी पोलर सेल्स होती हैं। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है।
अब क्या होता है, ये पूरा देखे यहाँ तक अंडरलाइन कर लिए थे, अब इसके अंडरलाइन, ये पूरा अंडरलाइन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चित्र के द्वारा इसको बताएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। दो ध्रुवीय कोशिकाएं यानी पोलर बॉडी आपस में जुड़ जाती हैं, बीच में आके आपस में जुड़ती हैं और दोनों यन यन होती हैं, और जब आपस में मिलेंगी तो 2n हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो आपस में जुड़ जाते हैं जिससे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है। जैसी बात है, यन और यन ध्रुवीय कोशिकाएं थी, मिल के 2n बन गई यानी दुगुना हो गया, तो द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है, यानी उसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n हो जाती है। पराग कण पराग कोश से निकलने के बाद हवा तथा अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किए जाते हैं। इस स्थानांतरण को परागण कहते हैं। अब देखिए, द्वितीयक केंद्रक बन गया तो इसके बाद परिपक्व होकर के परागकण बनते हैं और परागकण निकल के हवा में उड़ते हैं और हवा से उड़ करके स्त्री केसर यानी पिस्टिल पे पहुंचते हैं, मादा जनन अंग में पहुंचते हैं, और उसकी वर्तिकाग्र पर यानी सबसे ऊपर वाली भाग, लंबे पोर्शन को स्टाइल बोलते थे वर्तिका, और उसके आगे वाले भाग आग्र, वर्तिकाग्र माना वर्तिका के आगे वाला भाग जो लास्ट वाला ऊपर वाला भाग बचेगा, उसी में ये पॉलन ग्रेन यानी परागकण बैठ जाते हैं। तो उसी में ये पॉलन ग्रेन बैठ जाते हैं, तो कह रहा है वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस स्थानांतरण को परागण कहते हैं। यानी इस प्रकार से परागकण का निकल करके पिस्टिल यानी स्त्री वाले भाग पर पहुंचना और पहुंच करके वर्तिकाग्र पर उसके पहुंचना, ये परागण कहलाता है, यानी पॉलिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं। पराग कण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। अब वहां पर वर्तिकाग्र में, अब देखिए ये चीज है, अब मान लीजिए ये जो है वर्तिका है, ये जो है वर्तिका का आगे वाला भाग यानी वर्तिकाग्र है। ये वर्तिकाग्र है, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन आके बैठ जाते हैं। अब ये उगते हैं तो इनकी जड़ जैसी संरचना, जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं, यहाँ तक पहुँच जाती है, यहाँ तक पहुँच जाती है। ये हमारा ये पूरा अंडाशय है, अंडाशय में ये बीजांड है। यहाँ पर ये नर भाग आ रहा है, यहाँ पर स्त्री केसर में अंडाशय बना हुआ है, तो यहाँ पर मादा भाग है, जिस जैसे अंडे होते हैं मादा में, तो यहाँ पर मादा भाग है, तो ये नर वाला मादा वाले भाग से मिल जाता है आगे। इसी को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो इसको देखते हैं। परागकण वर्तिका पर अंकुरित होते हैं, जिससे पराग नली बनती है। वो जो ट्यूब संरचना बनती है ट्यूब जैसे, उसी को पराग नली बनती है। पराग नली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। अभी हमने बताया नीचे जो बीजांड है वहां तक पहुंच जाती है पूरी लंबी नली, यानी वर्तिका को के ऊतकों को फाड़ते हुए अंदर नली बनती हुई, उसी में पॉलन ग्रेन रहता है। परागकण नीचे अंडाणु तक पहुंच जाती है। तो वही कह रहा है कि परागकण वर्तिका पर अंकुरित होते हैं, जिससे पराग नली बनती है। पराग नली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच में होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। पराग नली भ्रूण कोश के अंदर जाती है, जो एम्ब्रियो सैक है वहां पर उसके अंदर जाती है, एम्ब्रियो के अंदर। इंडोस्पर्म भ्रूण कोश है, कोश मतलब खाली जगह, तो एम्ब्रियो सैक, एक भ्रूण कोश शब्द आएगा, एक भ्रूण पोष आएगा, इंडोस्पर्म। तो दोनों में ध्यान दीजिए, कोश का मतलब खाली जगह, इसको इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, और भ्रूण पोष मतलब भ्रूण का पोषण करने वाला, उसको खाना देने वाला जो पदार्थ होता है उसको इंडोस्पर्म बोलते हैं, भ्रूण पोष। तो दोनों को ध्यान दीजिए, ये भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक। तो पराग नली एम्ब्रियो सैक के अंदर जाती है, जहां पर फट कर
यह 2 नर युग्मकों को छोड़ देती है। जो पोलन ग्रेन है उसमें 2 नर युग्मक रहते हैं, उनको वहां पे छोड़ देती है। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संगलित हो जाता है। एक नर युग्मक क्या करता है, जो एग सेल होती है उससे मिल जाता है, संगलित मतलब निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। युग्मक संलयन एक युग्मनज बनाता है, ली संलयन कहते हैं इसको। तो जो गैमीट का फ्यूजन होता है, संलयन होता है, मिलन होता है, उससे एक युग्मनज बनता है यानी एम्ब्रियो बनता है। इसको ली संलयन बोलते हैं, ली संलयन। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। सिनगैमी, वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूज विद द एग। एक नर युग्मक अंडाणु सेल से, अंडाणु कोशिका से जब मिलता है तो इसको सिनगैमी बोलते हैं। टू फॉर्म जाइगोट, और एक एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट बन जाता है यानी भ्रूण बन जाता है। तो इसको हिंदी में सिनगैमी को ली संलयन बोलते हैं। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से संगलित होता है। जो दोनों यन अगुणित केंद्रक थे वो मिल करके 2n वाला द्वितीय केंद्रक बनाए थे, तो एक नर युग्मक उससे मिल जाता है। अब जाहिर सी बात है अब वो केंद्रक द्विगुणित है, और उससे जब एक नर युग्मक यन वाला मिलेगा तो पहले 2n था, उससे आकर के अगुणित वाला युग्मक यानी n वाला मिल जाता है। तो जाहिर बात है 2n और n मिल करके 3n बन जाएंगे, त्रिगुणित हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक से संगलित होता है, जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इससे क्या होता है, दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक से संगलित होकर के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जिसको लिंग संलयन यानी सिनगैमी बोलते हैं। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है। 3n हो गए, पहले n था हमारा अगुणित गैमीट में, और द्विगुणित केंद्रक था। तो जब 2n और n मिलेंगे तो 3n बन जाएगा। तो वही कह रहा है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इसको भी इंग्लिश में देख लेते हैं। द अदर मेल गैमीट फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो दूसरा युग्मक है वो द्विगुणित द्वितीयक न्यूक्लियस से मिलता है टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो कि मिल करके ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोष, भ्रूण पोष। देखिए एंडोस्पर्म आ गया ना, भ्रूण पोष। पहले क्या था, एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोष, अभी आ गया भ्रूण पोष। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको शार्ट भाषा में PEN लिख दिया है। अब देखिए विकार द अकर्स ऑफ टू फ्यूजन, क्योंकि 2 बार हो रहा है। एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ देखिए एक गैमीट मिल रहा है, और पहले मिला था हमारा एग सेल से, ये एग सेल से एक गैमीट मिला था। तो 2 बार चूंकि फ्यूजन हो रहा है, 2 बार गैमीट मिल रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन बोलते हैं। इसको ध्यान देना। ये लिक संलयन नहीं है, लिक संलयन सिनगैमी ये था, ये नहीं है, गलत लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए, ये नहीं होगा। PEN इंग्लिश में लिखा हुआ, चूंकि इसमें 2 संलयन होते हैं, युग्मनज संलयन तथा लिक संलयन। क्योंकि गैमीट का संलयन हो रहा है, युग्मक संलयन यानी गैमीट सिनगैमी तथा लिक संलयन यानी सिनगैमी, इसलिए इसे द्वितीय निषेचन बोलते हैं। यानी 2 बार चूंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए द्विनिषेचन कहेंगे। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण होता है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है
यानी द्विक निषेचन एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर है, अद्वितीय गुण है, ये और कहीं नहीं पाया जाता है। युग्मनज भ्रूण युग्मनज जिसमें एक अथवा दो बीज पत्र हो सकते हैं में विकसित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। तो चूंकि एक बीज पत्री में एक और द्विबीजपत्री में द्विबीजपत्र बनाता है एम्ब्रियो, तो एक बीजपत्र या द्विबीजपत्री पौधे में विकसित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो एंडोस्पर्म में विकसित हो जाता है, यानी भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। अब आगे देखते हैं, भ्रूणपोष विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, उसका नाम ही है भ्रूणपोष। हमने बताया था कि दो प्रकार के होंगे, एक भ्रूण कोष है इंडोस्पर्म, ये भ्रूणपोष इंडोस्पर्म है, एक भ्रूण कोष होगा, कोष मतलब खाली जगह, उसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इन घटनाओं के दौरान बीजांड से बीज बनते हैं तथा अंडाशय से फल बनते हैं। तो ये जो घटनाएं होती हैं इसमें बीजांड से बीज बन जाएगा और अंडाशय से फल बन जाएगा। निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिव्यांश कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो सिनर्जिड्स है, सहायक कोशिकाएं मतलब सिनर्जिड्स तथा प्रतिव्यास कोशिकाएं यानी एंटीपोडल सेल जो हैं, एंटी का मतलब अपोजिट, पोडल का मतलब पोल में पाई जाते हैं, इसलिए इनको प्रतिव्यांश कोशिकाएं कहते हैं। सब निषेचन के बाद नष्ट हो जाती है। तो एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र को चित्र 3.6 में दिखाया गया। तो अब ये चित्र हम देख लेते हैं, इतना पढ़ने के बाद पूरी तरह से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहां पर देखिए ये हमारा ये पेड़ है, इसमें देखिए फूल लगे हुए हैं और फूल में ही छोटा सा भाग देखेंगे आप फूल तोड़ करके, तो उसमें ये भाग रहता है। तो ये हमारा अंडाशय है यानी ओवरी, ये हमारा वर्तिका है यानी स्टाइल, और ये वर्तिका के आगे वाला भाग वर्तिकाग्र, आग्र मतलब आगे वाला भाग वर्तिकाग्र है, यहीं पर पोलन ग्रेन यानी परागकण बैठते हैं। अब ये हमारा संरचना हो गई, ये अंडाशय हो गया, ये मादा भाग जो होता है फूल का उसकी संरचना। अब ये नर भाग जो है फूल का उसकी संरचना। तो ये नर भाग देखते हैं, तो नर भाग में देखिए पराग कोष होते हैं, यानी ये हमारा पूरा ये तंतु है फिलामेंट, और ये पूरा जो है पराग कोष है जिसको एंथर कहते थे। एंथर में ही जो है पराग कण बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो देखते हैं। एंथर के अंदर जो है ये देखिए लघु बीजाणुधानी होती है यानी माइक्रोस्पोर सेल होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, लघु बीजाणुधानी का मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी होती है परागकोश के अंदर, और ये डिवाइड करके 4 लघु बीजाणु बनते हैं यानी माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जैसे इसमें गुर बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी। तो उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब विभाजन होता है तो 4 लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब ये 4 लघु बीजाणु में देखिए 3 नष्ट हो जाते हैं, 1 विकसित होता है, हमने पढ़ा था। तो 4 नष्ट हो गए। युग्मकोद्भिद देखिए ये सब 4 जो होंगे इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ होगा, तो ये यनियन है। तो 3 नष्ट हो जाते हैं, 1 बचता है। तो 1 बचता है, यही लघु बीजाणु या परागकण यानी पोलन ग्रेन में विकसित होता है। तो ये हमारा पोलन ग्रेन हो गया। अब आगे क्या होता है कि ये देखिए पोलन ग्रेन यहाँ पर उगती है, यहाँ पर हमने बताया था ना, यहाँ पर उगेगी और इसमें 2 गैमीट बनते हैं। 2 गैमीट जानते हैं, 2 गैमीट यानी युग्मकोद्भिद। तो यहाँ पर जाते हैं, एक ट्यूब जैसी संरचना बनती है, ट्यूब से होकर के यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए अंडाशय है,
तो ये देखिए दिखाया गया है कि नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट ये यहाँ पर उग रहा है, उग करके ट्यूब बन रही है और इसमें नर युग्मकोद्भिद का मतलब यही परागकण। तो ये उगता है, यहाँ पर देखिए 2 गैमीट हैं, 2 मेल गैमीट हैं, नर युग्मक है, ये यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए अंड है, अंड ये अंडाशय है ना, तो इसी में अंड यानी इंग्लिश में देख लेते हैं एग पाया जाएगा, एग। अब देखिए यहाँ पर जो है ये बीच वाली अंड कोशिका है और इसके अगल बगल वाली सहायक कोशिकाएं थी जिनको सिनर्जिट्स बोला जाता था, हमने पढ़ा था। और ये इधर वाली एंटीपोडल सेल यानी प्रतिव्यांश सेल थी, अपोजिट वाली, तो ये एंटीपोडल इसके उल्टा है तो एंटी नाम लिया गया। एंटीपोडल सेल यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर ये देखिए द्वितीयक केंद्रक है, दोनों ये यहाँ पर मिलेंगे तो 2n हमारा द्वितीयक केंद्रक बन जाएगा जो हमने पढ़ा था। तो एक जो है एक युग्मक इससे अंड कोशिका से मिल जाता है और मिल करके युग्मनज बनाता है, युग्मनज यानी जाइगोट बना लेता है। जाइगोट बना के भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो से फिर हमारा पौधा बन जाएगा, पौधा। और इधर देखिए ये अंडाशय है, अंडाशय में विभाजन होता है, अंडाशय में गुर बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाएगी, मेगास्पोरा मदर सेल, उसमें डिवीजन हो करके ये देखिए यहाँ पर जो हमने द्वितीयक केंद्रक बनाए थे तो इस तरह की संरचना ये पूरी बनेगी। ये पूरी संरचना ये गुर बीजाणु मात्र कोशिका से बनी है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनी है, ये पूरी संरचना गुर बीजाणु मात्र कोशिका से बनी है। तो एक हमारा युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बना लिया, दूसरा ये n 2 केंद्रक हैं मिलेंगे तो 2n हो जाएगा, और इससे जब ये n वाली युग्मक मिलती है तो 3n हो जाता है। तो फ्यूजन 2 बार होता है, तो 2 बार, एक बार अंड कोशिका से, एक बार द्वितीय केंद्रक से, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन कहते हैं, क्योंकि 2 बार निषेचन हो रहा है। और ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, त्रिक संलयन इसमें आगे मिलेगा। तो त्रिक संलयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2n ये है 2 केंद्रक मिले n तो 2n और एक गैमीट का ये 3n, तो 3n हो गए, तो त्रिक संलयन भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए इधर युग्मकोद्भिद यानी n अवस्था हो गई, चूंकि परागकण बनने में n हुआ, और इधर ये फिर से मिला तो 2n हो गया। तो ये पुतना पूरा एक गैमीट से जब अंडाणु एग सेल से गैमीट मिला तो n गैमीट, एक सेल भी n, 2n बन गई जो जाइगोट बना दिया युग्मनज। तो यहाँ से फिर 2n शुरू हो गया। तो देखिए इतने में 2n लिखा है बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट, और इतने में n लिखा है यानी युग्मकोद्भिद यानी स्पोरोफाइट। अब आगे आ जाता है पादप जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण। इसके बारे में स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे।